सोनपुर गांव बम्बू की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बम्बू की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बम्बू का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसी के साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे जो बम्बू का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे भिजवा दिया है? अरे हाँ पापा, मैंने तो कल शाम को उसे भिजवा दिया था। अगर उन्हें समय से ऑर्डर मिल जाएगा तो आज शाम तक हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर एक बम्बू लदा ट्रक खड़ा होता है। अरे ये ट्रक वापस क्यों आ गया? इसे तो बम्बू उतार कर पेमेंट लेकर आना था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, ये देखो ना, ये ट्रक वापस आ गया। अरे हाँ पापा, मैं जानता हूँ। मुझे शहर से बम्बू के खरीदारों का फोन आया था। उन्हें हमसे कम दामों में कहीं से बम्बू मिल रहा है, इसलिए अब वो हमसे बम्बू नहीं खरीदेंगे। अरे लेकिन वो बिना बताए ऐसा कैसा कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे? तुम उनसे कहो कि हम भी बम्बू कम दामों में दे देंगे। अरे पिताजी, मैंने उनसे बात की, पर वो अब किसी भी तरह से हमारे बम्बू लेने को तैयार नहीं है। अरे मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं आधे दामों में ही बम्बू देने को तैयार हूँ, पर वो फिर भी नहीं माने। दिनेश और राजेश को इस ऑर्डर से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है कि अब हम इतने सारे बम्बू का क्या करेंगे। क्या करोगे तुम बेटा? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अब सभी की हालत खराब है। मार्केट में बम्बू के दाम भी गिरते जा रहे हैं। अरे हाँ पापा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम बम्बू का कारोबार नहीं करेंगे। अरे बेटा, हमारे पास और है ही क्या? हम और क्या कर सकते हैं? अरे पिताजी, अब हम पिज्जा बनाएंगे। है? क्या? पिज्जा? वो कैसे? पापा, मेरे दोस्त का शहर से फोन आया था। मैंने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा उपाय बताया। शहर में पिज्जा का बहुत क्रेज है। अलग अलग तरह के पिज्जा मिलते हैं। उसमें से युवाओं का एक पसंदीदा है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बू को अंदर से खोखला करके पिज्जा बनाया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का बिजनेस शुरू कर देते हैं। अरे पर बेटा, हमें तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे पापा, आप चिंता मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरीके से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बम्बू पिज्जा बनाना सीख जाता है। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बम्बू से अपना एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियाँ, टेबल, कुर्सी, सब कुछ बम्बू से बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई भी नहीं आता था, पर एक दिन कॉलेज के दो लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई वाह सुरेश, देख कितना मस्त होटल है। ये तो पूरा बम्बू से बना हुआ है और यहाँ लिखा है हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। चलो तो अब हम भी बम्बू पिज्जा ट्राई करके देखते हैं। हाँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। सुरेश और विवेक दो बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने ध्यान दिया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू से बने हुए हैं और देख बम्बू से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम सबको इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसी होटल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे सच में आपका होटल तो बहुत अच्छा है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है। विवेक और सुरेश को दिनेश की ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफे में हैं? देखिए, अभी तो हम मुनाफे में नहीं चल रहे, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर हमें मुनाफा जरूर होगा। हाँ, आप बहुत अलग कर रहे हो। आपको मुनाफा जरूर होगा।
हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिस पर हम नई नई चीजें डालते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके होटल के बारे में अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में पता चलेगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सुरेश और विवेक वहाँ का बम्बू पिज्जा खाते हैं। दोनों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के लिए भी 10 बम्बू पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपनी पूरी टीम लेकर उनके होटल की एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और बम्बू पिज्जा बनाने वाले की रेसिपी को भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube पर डाल देते हैं। अरे तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी नई चीजों को प्रमोट करना ही तो हमारा काम है। आज के जमाने में युवाओं को ऐसी इको फ्रेंडली और पर्यावरण के लिए हानि ना पहुंचाने वाली चीजों की बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पर तो एक ही घंटे में 1 लाख व्यूज आ गए भाई। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी है। ये तो अभी तक हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो बन गई है। अब इस इको फ्रेंडली बम्बू होटल के बारे में बहुत से लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप फेमस होने वाले हो। इस तरह से बाप और बेटे के द्वारा शुरू किया गया बम्बू होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मिलकर और भी शहरों में अपने ब्रांचेस खोलते हैं और इको फ्रेंडली बम्बू होटल और पिज्जा को पूरे देश में फेमस करते हैं। देवपुर गांव में माया और वीना नाम की 2 पड़ोसनें रहती थी। वीना का परिवार फूला फला था। उसके पति की कमाई भी काफी अच्छी थी। वही माया एक विधवा थी। उसके पति को मरे हुए 4 बरस बीत गए थे और वो गांव में छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। रवि और रोहन एक साथ खेला करते थे। चल रवि, मैं बाजार जा रहा हूँ। आज मेरी मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। सच में? हाँ, अब मैं जाता हूँ वरना मम्मी डांटेगी। रोहन वहाँ से चला गया, पर रवि के मन में आइसक्रीम खाने का ख्याल घर कर गया। रवि ने कभी आइसक्रीम खाई नहीं थी, बस दूसरे बच्चों को खाते हुए देखी थी। खैर, रवि मायूस होकर अपने घर लौटा। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। राहुल की मम्मी उसे आइसक्रीम खिलाने बाजार ले गई है। बेटा, तू तो समझदार है ना? हाँ, मैं जानता हूँ माँ कि हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए। आज आपने खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंदीदा दाल चावल। तू खा ले, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है माँ। माया का ध्यान रवि के उतरे हुए चेहरे पे था। वो रास्ते भर रवि के बारे में सोचती रही। काश मैं कुछ और पैसे कमा लेती जिससे मैं रवि को आइसक्रीम खिला सकती। उस बेचारे का कितना मन है। हे भगवान, मेरी मदद कर दीजिए। वृक्षदेव ने माया की बात सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। पुत्री, मैं तुम्हारी विपदा समझ सकता हूँ। तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप सच में मेरी मदद करेंगे? क्या मेरा बेटा सच में आइसक्रीम खाएगा? हाँ, ये लो। वृक्षदेव ने माया को कुछ बीज दे दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो। अगले दिन इसमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम टंगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? हाँ। माया ने वृक्षदेव का आशीर्वाद लिया। वो जादुई बीज लेकर अपने घर लौटी। घर के बाहर आंगन में एक छोटा सा खेत था। माया ने सारे बीज इसी छोटे से खेत में बो दिए। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं आइसक्रीम के पौधों के बीज बो रही हूँ। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटा, वृक्षदेव ने खुद मुझे ये जादुई बीज दिए हैं। इनमें आइसक्रीम उगेगी सच में? हाँ। वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं।
अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगाकर बेचे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझे गांव में काम करने की भी जरूरत नहीं। हाँ माँ, हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। बिल्कुल, अब इन बीजों में पानी डाल दो। जी माँ, आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटा, कल हमारे खुद की आइसक्रीम के खेत होंगे, तो मैं भला दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? वो भी है। माया ने सोच रखा था कि अगले दिन आइसक्रीम उगेगी। वो उन आइसक्रीम्स को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी थी कि आइसक्रीम बेचकर वो कितने पैसे कमाएगी। मुझे एक आइसक्रीम कितने में बेचनी चाहिए? क्या सारी आइसक्रीम अलग अलग होंगी या एक जैसी? ये सारे ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। खैर सुबह हुई और माया दौड़ते हुए घर से बाहर आई और उसने अपने खेत देखे तो वहाँ कुछ भी उगा नहीं था। अरे ये क्या? वृक्षदेव ने तो कहा था कि वो जादुई बीज है, उनसे एक दिन में ही आइसक्रीम का पेड़ उग जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया मायूस हो गई थी। रवि भी घर के बाहर आया और अब उसका भी मुंह लटक गया। माया ने रवि का हाथ थामा और उसे लेकर निकल गई। वो उसी वृक्ष के पास आई। वृक्षदेव, वृक्षदेव! वृक्षदेव प्रकट हुए। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? आपने कल मुझे जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे और कहा था कि एक ही दिन में वो उग जाएंगे, लेकिन उन बीजों में से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पुत्री, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने वो बीज अपने छोटे खेतों में बो दिए और उन्हें पानी भी डाल दिया। फिर भी नहीं उगे? अजीब है। खैर, ये लो नए बीज। इस बार जरूर आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे। माया ने वो नई जादुई बीजें ली और वापस घर की ओर चल पड़ी। एक बार फिर उसने अपने आंगन में वो बीज बो दिए और उन पर पानी डाला और इंतजार करने लगी। अगली सुबह भी वहाँ कोई पौधा नहीं था। ये देखकर माया क्रोधित हो गई और गुस्से में वृक्ष देवता के पेड़ की ओर चली गई और पहुँचते ही रोने और चिल्लाने लगी। वृक्षदेव, आप मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपकी दी हुई बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर आइसक्रीम के पौधे उगेंगे। आइसक्रीम बेचकर मैं पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुमसे गलती हुई है पुत्री। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें वो बीज तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, पर तुम्हारे मन में लालच पनप गया। तुम आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने के लिए सोचने लगी। वो जादुई बीज इसीलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। अगर तुम उसे अपने बेटे की इच्छा के लिए उगाती तो आज उनमें आइसक्रीम जरूर होती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। देव ने एक बार फिर उसे जादुई बीज दिए। इस बार बस अपने बेटे की इच्छा पूरी करने का संकल्प लेना, लालच से दूर रहना पुत्री। माया वो बीज लेकर घर लौटी। उसने बीज बो दिए, पर आज उसके दिमाग में कोई भी लालच नहीं था। वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगली सुबह रवि घर के बाहर गया तो वो नजारा देखकर हैरान हो गया। माँ, आइसक्रीम उग गई। माया भी उत्सुक होकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि एक नहीं कई सारे पौधों पर आइसक्रीम थी और कई गरीब बच्चे उन पौधों को देखकर लाल टपका रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम तोड़ सकते हो।
गरीब बच्चों ने और रवि ने आइसक्रीम तोड़ ली और खाने लगे। सभी के चेहरे पर संतुष्टि देखकर माया को अपनी गलती समझ आ गई। आइसक्रीम बेचकर तो बस पैसे मिलते, पर ऐसी संतुष्टि नहीं मिलती। धन्यवाद वृक्षदेव, इन आइसक्रीम के पौधों के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए कि पैसे ही सब कुछ नहीं है। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। माया ने भी एक आइसक्रीम तोड़ ली और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे और वो लोग मुफ्त में सबको आइसक्रीम बांटने लगे। कड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम लोगों को अलग ही संतुष्टि दे रही थी। माया वापस अपने काम पर लौट गई। आज वो भले ही गरीब रह गई, पर मन से वो बहुत अमीर हो गई। वो खुशियाँ बांटना सीख गई। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी, पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं। उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। ओके भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए
घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।